बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑपरेशन क्या होते हैं उसको देखा। ऑपरेशन प्रोसेस दो तरह से हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और सर्विस ऑपरेशंस, उनको देखा, उनको डिफरेंशिएट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको देखा, और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स या उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो थे उनको डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल इजी और एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ ए गुड ऑपरेशन मैनेजर, यानी while selecting an operation manager for your organization there should be some characteristics or traits that you have to focus। वो traits, वो characteristics, वो खूबियाँ, वो खसलतें कौन सी हैं एक ऑपरेशन मैनेजर में जो आपको देखनी चाहिए while selecting an operation manager। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमारी कंपनी ग्रो करती है, हर बिजनेस शुरू से ही एक बड़ा बिजनेस नहीं होता, बल्कि एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाता है। और जैसे जैसे वो बिज़नेस बढ़ता है, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ हमें उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जिससे कंसर्न है, ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर। तो जिस तरह से ऑपरेशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज डैट इज़ the only department which is responsible for converting inputs into useful outputs। और ये वही आउटपुट्स होती हैं जिसकी बेस पर फिर हमारी पूरी कंपनी ग्रो करती है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए जब हम किसी ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को हायर कर रहे हों। बहुत सारी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें देखनी चाहिए कि वो हमारे ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर में होनी चाहिए। क्योंकि एक ऑपरेशन मैनेजर ने सिर्फ उस कन्वर्जन प्रोसेस को, यानी जो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है, इनपुट को वैल्यू एडिशन के बाद आउटपुट में तब्दील नहीं करना सिर्फ, बल्कि उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ही हैज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, जो कि आपने ऐसे डिसीजन जो आपकी कंपनी को स्मूथली प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं, और उस ऑपरेशन मैनेजर के डिसीजंस उस कंपनी को फ़ौरन जो है वो तबाही की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम जहन में रखते हैं वाइल सेलेक्टिंग और हायरिंग एन ऑपरेशन मैनेजर। तो यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट 4-5 फैक्टर्स जो हैं उनको लिस्ट आउट किया है। तो देखते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजर में होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, जो की करैक्टरिस्टिक है,
जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर में होनी चाहिए, वो है जी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस जो है, जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अच्छी अच्छा नॉलेज जो है उस ऑपरेशन मैनेजर को होना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हैं तो उस ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को आपके पूरे कन्वर्जन प्रोसेस का इल्म होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो किस क्वालिटी का यूज़ होता है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ होता है, उस रॉ मटेरियल को कितना टाइम चाहिए फाइनल आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये सारा कन्वर्जन प्रोसेस जो है, इस सारे के बारे में नॉलेज होना चाहिए उस ऑपरेशन मैनेजर को। और इसके अलावा आपके बिज़नेस की जितनी भी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मींस कि आपके जो हैं सप्लायर्स कौन से हैं, यानी आप रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और फिर आपके जो वेंडर्स हैं, अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट के किसी पार्ट को आउटसोर्स करना चाहते हैं तो वो वेंडर्स की मार्केट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का एक ऑपरेशन मैनेजर को पता होना चाहिए। रिस्क कहाँ पे है, कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे रिस्क से अवॉइड करना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग उस बिज़नेस की एक ऑपरेशन मैनेजर को होनी चाहिए। उसके बाद ही विल बी एबल टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक और दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो कि एक ऑपरेशन मैनेजर में होनी चाहिए, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर हम यूज़ भी करते हैं कि एक ऑपरेशन मैनेजर और ए प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट बी अ लीडर नॉट अ मैनेजर। बेशक उसकी जॉब का जो टाइटल है वो मैनेजर ही है, आप कहीं भी चले जाएं जो डेजिग्नेशन होता है वो ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर ही होता है, वो ऑपरेशन लीडर या प्रोडक्शन लीडर कहीं नहीं होता। डेजिग्नेशन जो जॉब का है वो बेशक मैनेजर है, बट ही हैज़ टू एक्ट लाइक ए लीडर नॉट लाइक ए मैनेजर। मतलब लीडर जो होता है नाम से ही है कि वो लीड करता है, मैनेजर जो होता है वो जस्ट मैनेज करता है। अब लीडर जब लीड करता है तो वो लीड कर उसी वक्त कर सकता है जब वो खुद भी वही काम कर रहा हो। मैनेजर का काम जस्ट सुपरविजन होता है, वो खुद कोई काम नहीं करता बल्कि अपने सबऑर्डिनेट से काम लेता है। जबकि लीडर लीड करता है और वो लीड उसी सूरत में कर सकता है जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर उस कन्वर्जन प्रोसेस या उस काम में कुछ हिस्सा लेता है। ये ज़रूरी नहीं कि अब वो अपने लेबर्स और वर्कर्स की तरह जो है 6 से 8 घंटे किसी मशीन पे खड़ा हो जाए और प्रोडक्शन ले, लेकिन उसको जो हमने पहला ट्रेट पढ़ा, पहली करेक्टरिस्टिक जो पढ़ी, अगर आप इसको उसके साथ रिलेट करें कि अगर आपके ऑपरेशन मैनेजर को बिज़नेस की सारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको सारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कौन सी मशीन किस तरह ऑपरेट की जाती है, तो वो किसी वर्कर के साथ खड़ा होकर जब उसको देखेगा काम करते हुए तो उसको गाइड भी कर सकता है और उसको ये भी बता सकता है कि ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे ऑपरेट करें। जब वो ऑपरेट करके दिखाएगा तो उस वर्कर उस लेबर के जहन में भी ये होगा कि पहली बात कि ये काम को खुद भी जानता है, इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे किए हुए काम को जज कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि जब वो इस तरह से इन्वॉल्व होगा अपनी लेबर के साथ तो देन ही विल बिकम अ लीडर, फिर वो उनको लीड करने के काबिल होगा। फिर उसके डिसीजन मेकिंग जो है उसकी डिसीजन मेकिंग से लेबर का जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग की बात आती है
तो अगर वो आपका ऑपरेशन मैनेजर जस्ट मैनेजर के तौर पर एक्ट करेगा तो मैनेजर का एटीट्यूड फिर ऐसा होगा कि जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आएगी मैनेजर उस प्रॉब्लम को पहले तो ब्लेम करेगा सिर्फ लेबर्स पर, अपने सबॉर्डिनेट्स पर। जो लीडर होगा, लीडर उस प्रॉब्लम को अपने पे लेगा, यानी पूरे डिपार्टमेंट पे अपनी भी जिम्मेदारी समझेगा और उनके साथ मिलके उस प्रॉब्लम को फिर दूर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो तो उस मैनेजर की ही होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट में आएगी और वो बीइंग ए लीडर वो उसको अडॉप्ट करेगा कि मेरा डिसीजन था, इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो गई और हम इसको फुली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और मिल के इसको ठीक करेंगे। लेकिन जो मैनेजर होगा डिसीजन उसका होगा, उसने अपना डिसीजन इम्पोज किया होगा और वो सक्सेसफुली अगर इम्पोज हो गया तो उसका सारा क्रेडिट भी खुद ही लेगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर अब प्रॉब्लम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने ऊपर नहीं लेगा, बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने जो लेबर है, वर्कर्स है, उन पे डाल देगा। तो इस तरह ये कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के एक ऑपरेशन मैनेजर लीडर की तरह लीड कर सकता है, बजाय इसके कि मैनेजर की तरह सिर्फ मैनेज करे काम। ठीक है। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो कि हमारे ऑपरेशन मैनेजर में होनी चाहिए वो है कि ही शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। कल हमने जो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल से देखा, वहाँ पे हमने ऑपरेशन प्रोसेस की जब डेफिनेशन पढ़ी तो वो प्रोसेस उसकी डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल आउटपुट या फिनिश्ड गुड्स फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और अगर आपको याद हो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कल ऑब्जेक्टिव देखे पिछले लेक्चर में, तो दो ऑब्जेक्टिव थे, कस्टमर सर्विसेज यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो इसी तरह जब आप किसी ऑपरेशन मैनेजर को हायर करते हैं या आप बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर, आप में ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि आपकी अप्रोच जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो। आप कस्टमर पर्सपेक्टिव में हमेशा सोचें, कस्टमर पर्सपेक्टिव से डिसीजन लें। अब फॉर एग्जांपल, if you are being an operation or production manager, if you are going to launch a new product, if you are going to design a new product, तो उस प्रोडक्ट का जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर या कंज्यूमर है, वो आपके जहन में होना चाहिए। आपने उस कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उसको देखना है, आपने उस कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का कस्टमर और कंज्यूमर हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स चाहूँगा, इसको किस प्राइस पे चाहूँगा। तो ये जब आपकी अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड होगी तो फिर जो है आप अपने उस सारे के सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली और स्मूथली रन कर सकेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो कस्टमर होता है। और हमेशा जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े नाम जिनके आज भी 50 60 100 सालों से जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिन कंपनीज़ के नाम हम सुन रहे हैं और आज भी वो उसी तरह हैं, उनका एक ही गोल रहा है कि अपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन की जाए, कस्टमर की लाइफ को बेहतर बनाया जाए अपनी इस प्रोडक्ट के थ्रू। जिसमें हमारे पास जापानीज़ बहुत सारी कंपनीज़ की एग्जांपल्स हैं। बहुत मशहूर पुरानी जापानीज़ कंपनी टोयोटा मोटर्स, जिस पे बहुत सारे जो है बिज़नेस रिसर्चेज में उस पर रिसर्च हो चुकी है। आगे चल के हम कई टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे हम केस स्टडी के तौर पर या उसी टोयोटा मोटर्स की या बहुत सारी जापानीज़ कंपनीज़ की एग्जांपल लेके जो है अपने उस टॉपिक को समझेंगे। तो उनका मोटो क्या था, वहाँ पे जो ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर थे उनकी अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड थी। उन्हें पता था कि अपने कस्टमर को किस तरह जो है खुश रखा जा सकता है, अपनी प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइल
being an operation or production manager, your approach should be customer oriented. और अगर आप हायरिंग कर रहे हैं ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर की, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो आपके ऑपरेशन मैनेजर में होनी चाहिए. उसके बाद फोर्थ करेक्टरिस्टिक जो कि होनी चाहिए एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजर में, वो बड़ी सिंपल है. वो आम तौर पर भी, आम रूटीन लाइफ में भी, अगर कोई शख्स हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है तो मोस्टली हम किसी की गुफ्तगू से, किसी की कम्युनिकेशन से इम्प्रेस होते हैं. आजकल बहुत सारे आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस सुनते हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड करते हैं. जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, जब प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. उन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात हमें बहुत अच्छे से समझ आती है, बहुत अच्छे तरीके से, और फ़ौरन दिल में घर कर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन. अल्फाज का चुनाव, किस जगह पे कौन सा वर्ड बोलना है, कैसे उसको बोलना है, कब यूज़ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर आप ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर के नाते यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर मैनेजर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी. जब आप अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल के लिए कम्युनिकेट करेंगे, जब आप मार्केट में सेल करने के लिए दूसरे जो है टारगेट मार्केट में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे. इसके अलावा दूसरे आप अपने जो वेंडर्स हैं उनसे, उनके मैनेजर से, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी होती है बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपने सब्जेक्ट भी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, BCRW भी आपने पढ़ा था. उसमें यही हमें सिखाया जाता है कि बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर या बीइंग ए मैनेजर, हमने कम्युनिकेट किस तरह करना है, हमने लेटर किस तरह लिखना है, हमने गुड न्यूज़ को किस तरह कम्युनिकेट करना है, बैड न्यूज़ को किस तरह कम्युनिकेट करना है. क्योंकि डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपने जो बात किसी से कम्युनिकेट की, वो हो सकता है आपने जिस अंदाज से की, सुनने वाले ने उसको किसी दूसरे अंदाज में समझा, जिसको हम मिसकम्युनिकेशन कहते हैं, या हम इसको कन्फ्यूजन कह देते हैं, या एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जितने भी लोग, जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी, जो दूसरे मैनेजर्स होंगे या दूसरी कंपनीज़ के वेंडर्स होंगे या आपके जो सप्लायर्स होंगे या आपके जो मार्केट के लोग होंगे, वो उतनी ही नाउ हाउ रखते हों आपकी प्रोडक्ट के बारे में जितनी आप रखते हैं, या वो उतने ही पढ़े लिखे हों जितने आप हैं. तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है, इसको आपने बड़ा इफ़ेक्टिवली कवर करना होता है. दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन के हवाले से, जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक एज है, डिजिटल एज है, जिसमें कंप्यूटर, सोशल मीडिया यानी ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सारी चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए. और बहुत सारे जो है चैनल्स या बहुत सारा मीडिया जिसको डील करना आना चाहिए. आपने देखा होगा कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के कोई बड़े अदारे हैं, या कोई गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जिन्होंने मीडिया को फेस करना होता है, उनकी ड्यूटी सिर्फ यही होती है, वो चंद गिने चुने स्पेशल सिलेक्टेड लोग होते हैं
विच आर मोस्टली अफेक्टिव कम्युनिकेटर, ताकि वो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या सोशल मीडिया को या प्रिंट मीडिया को फेस कर सकें। इसी तरह एक ऑपरेशन मैनेजर में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा कम्युनिकेटर हो। सो ही शुड फेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लेबर और इस किस्म के दूसरे जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से फेस कर सके, और अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो कुछ कन्फ्यूजन्स और मिसकम्युनिकेशन या कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको अपनी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू उसको दूर कर सके, उसको ठीक कर सके। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक जो हमने देखनी होती है एक ऑपरेशन मैनेजर में, वो है जी अंडरस्टैंड कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बीइंग एन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजर, ऑल्दो वी डोंट हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनीज फाइनेंस, ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, फाइनेंस मैनेजर का काम है, लेकिन बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर यू शुड नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पीरियोडिकली कुछ देर बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की थ्रू, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू या आपकी डिसीजन मेकिंग के थ्रू कंपनी को किस तरह से फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और फिर जैसे हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि दो डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, यानी ऑपरेशन मैनेजर की, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चूँकि फाइनेंस सेंक्शन भी करना होता है और वो उस सारी जो कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसने परफॉर्म करनी होती हैं, तो बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर आपको उससे काफ़ी जो है मुसलसल राब्ते में रहना पड़ता है। तो इसलिए जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए, जिसमें बजट्स होंगी, प्रॉफिट्स, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसकी बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर एक ऑपरेशन मैनेजर की फाइनेंस पे भी अच्छी नज़र होगी, या आप कह लीजिए कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलेगा, तो वो कंपनी हमेशा फ़ायदे में रहेगी। और अगर एक ऑपरेशन मैनेजर ऐसे डिसीजन लेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट को एतमाद में लिए बगैर डिसीजन मेकिंग करेगा, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो कंपनी फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में घिर जाएगी। तो इसलिए आजकल तो वैसे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, मोस्टली दे हैव अ कंप्यूटराइज सिस्टम, दे यूज़ अकाउंटिंग और पे रोल सॉफ्टवेयर। तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिस पे कि हर मैनेजर की एक्सेस होती है। तो अगर एक जो ऑपरेशन मैनेजर है, इफ़ ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सोशल मीडिया का यूज़ वो अच्छा कर सकता है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को वो अच्छा यूज़ कर सकता है, तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो किसी भी वक्त जो है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंडिचर्स वगैरह को वहीं पर सारे को देख सकता है और समझ सकता है। तो ये थे जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि एक अच्छे ऑपरेशन मैनेजर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब अगर आप कहीं पे एज ए ऑपरेशन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर जाते हैं, तो आपको अपने अंदर कम से कम ये 5 करेक्टरिस्टिक डेवलप करनी चाहिए जो अभी आज हमने पढ़ी। और अगर आप कहीं पे हायरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाह रहे हैं कोई ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर, तो फिर आप उस जिसको हायर करना चाह रहे हैं उसमें ये 5 करेक्टरिस्टिक्स कम से कम ज़रूर देखें। अब ये जो ऑपरेशन मैनेजर होता है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही की पोस्ट होती है। एक अच्छा ऑपरेशन मैनेजर
या प्रोडक्शन मैनेजर आपकी कंपनी को बूम भी दे सकता है, और एक बुरा ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजर अपनी गलत डिसीजन मेकिंग से आपकी एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को तबाह भी कर सकता है। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के और तसल्ली से इसका डिसीजन लेना चाहिए। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप जब डेफिनेटली इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं इस जॉब के लिए आएंगे, तो आप में से जो सूटेबल कैंडिडेट हों उनको शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, और उस शॉर्ट लिस्ट में से उनको उनमें से मज़ीद जो आपको बेहतर लगे उनको आप दोबारा कॉल करके दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, या उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से आप किसी को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं जो कि इन 5 करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है जी। चल, ये एक टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी वक्त जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।